हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रभाकर अनिल। आज हम लोग चाल और वेग में अंतर क्या होता है उसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे एक तरफ चाल है और दूसरी तरफ वेग है। ठीक है, और दोनों का एक एक पॉइंट्स दिया हुआ है। आगे भी पॉइंट्स हैं, हम लोग एक एक पॉइंट को ही समझेंगे। तो चाल की तरफ जो पॉइंट्स है उसमें लिखा हुआ है कि किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। वही वेग की तरफ एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग होता है। तो ये किसी भी दिशा और एक निश्चित दिशा का क्या मतलब है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट्स है जिसपे डायरेक्शन है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है नहीं। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इधर एग्जाम्पल है, एक खिलाड़ी है जो फुटबॉल को मार रहा है। तो मान लीजिए फुटबॉल अभी पॉइंट ए पर है। ठीक है, और खिलाड़ी ने मारा और फुटबॉल ये रास्ता तय करके इधर से और ये पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है, तो किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है। तो इसमें क्या होना कि हम लोग दिशा नहीं देखेंगे। हम लोग सिंपल देखेंगे कि बॉल किस रास्ते से गया है और उस रास्ते की लंबाई क्या है और उस रास्ते को तय करने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो रास्ते की लंबाई को टाइम से जब डिवाइड कर देंगे तो जो आएगी वो चाल आएगा। ठीक है, लेकिन एक निश्चित दिशा में का क्या मतलब है कि मान लीजिए बॉल पॉइंट ए पर है और ये बॉल इसी रास्ते से ऐसे घूमते हुए पॉइंट बी पे पहुंचा। तो अब वेग निकालना होगा ना, तो हम लोग ये लॉन्ग रूट नहीं लेंगे। ठीक है, ये दूरी नहीं लेंगे। हम लोग लेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का न्यूनतम दूरी। ठीक है, जब न्यूनतम दूरी लेंगे ना तो एकदम सीधी रेखा आएगी, सीधी लाइन। और वो सीधी लाइन होगी ना किसी दिशा में होगी। मान लीजिए पॉइंट ए है, अब पर बॉल थी और पॉइंट बी तक पहुंची ऐसे ट्रेवल करके। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी किस दिशा में है ये हम लोग देखेंगे। और उसके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा, कम से कम दूरी होगा, उस दूरी को बाल को इतना दूरी ट्रेवल करने में, ये वाला दूरी ट्रेवल करने में बाल को कितना टाइम लगा हुआ है उसी टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमको वेग आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ हमारा बॉल था, तो यहाँ से पूरब दिशा की ओर है ना। तो वेग निकालते समय हम पॉइंट ए और पॉइंट बी की दूरी लेंगे जो कम से कम दूरी होती है। और उसके बाद से चाल निकालते समय हम लॉन्ग दूरी लेंगे, लॉन्ग रूट। जो बॉल को जाने में जो रास्ता लगा हुआ है उस रास्ता लेंगे, उस रास्ते की लंबाई लेंगे, उसको टाइम से डिवाइड करेंगे। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, चाल को मापने के लिए दूरी प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है। वहीं वेग को मापने के लिए विस्थापन प्रति समय के नियमानुसार मापा जाता है ना। तो ये दूरी प्रति समय का नियमानुसार क्या होता है, नियम क्या होता है, और विस्थापन प्रति समय का नियम क्या होता है। सिंपल है, पहले देख लेते हैं दूरी होती क्या है। देखिए दूरी क्या कहती है कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी डिस्टेंस कहते हैं, है ना। वहीं विस्थापन क्या होता है कि किसी निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, और ऐसे चलते चलते आप, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे। तो जो दूरी होगी ना वो टोटल रास्ते की लंबाई होगी, डिस्टेंस। आप कितना चले हैं, किस रास्ते से गए हैं, किस दिशा में गए हैं। ठीक है, वो रास्ते की कितनी लंबाई है वही दूरी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट में कहाँ हैं और एंड में कहाँ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड के पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो कम से कम दूरी होगी उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया, न्यूनतम दूरी। तो जो रास्ते की लंबाई होगी वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए रास्ते की लंबाई सीधी भी हो सकती है, आप यहाँ हैं और यहाँ जाना है तो आप सीधा भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यही दूरी हो जाएगी और यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ से आपको ऐसे घूमते हुए आप यहाँ जाएं तो आपकी ये दूरी होगी लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट होगा।
मतलब कि कम से कम दूरी, 2 पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है? तो कभी भी हमको चाल निकालने के लिए ना हम दूरी लेंगे। ठीक है? दूरी को समय से जब डिवाइड करेंगे तो हमको चाल मिल जाएगा। वहीं जब वेग निकालना होगा ना तो हम विस्थापन लेंगे, और विस्थापन को हम समय से डिवाइड करेंगे तो हमारा वेग निकल जाएगा। अगला पॉइंट है, किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है ना? किसी भी वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। इधर दिया है, किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। अब वस्तु की चाल धनात्मक कैसे होती है और ये वेग में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कैसे होता है, इसको समझते हैं। सदैव धनात्मक इसलिए होता है क्योंकि चाल में हम कहीं भी दिशा नहीं लेते हैं, है ना? मान लीजिए हमको यहाँ से ये पॉइंट ए से, ठीक है, और ये पॉइंट बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे ना, जो भी रास्ता चलेंगे वो जो भी दिशा आएगा उस दिशा को नहीं लेते हैं, बस रास्ते की लंबाई लेते हैं। उसको जब आप टाइम से डिवाइड करेंगे ना तो चाल ही आएगा और वो धनात्मक होगा। लेकिन वेग में क्या होता है कि इसमें दिशा देखते हैं और दिशा ही धनात्मक, ऋणात्मक का कारण बनता है। ठीक है? तो मान लीजिए कि अभी इसका देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु का वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। तो मान लीजिए आपका घर इधर है, इस पॉइंट पे है, और आपको स्कूल जाना है। ठीक है? तो इस समय आप क्या करेंगे कि घर से डायरेक्ट गाड़ी निकाले और स्कूल की तरफ पहुंच गए। तो इस स्थिति में ना वेलोसिटी जो होगी वो प्लस में होगी, क्योंकि आप जाना चाहते थे जहां, वहीं जा रहे हैं। ठीक है? लेकिन वहीं ऋणात्मक कैसे हो जाएगी? मान लीजिए आपका घर है इधर और स्कूल इधर है, लेकिन आप गाड़ी लेके उल्टा जा रहे हैं, उल्टा दिशा की ओर आप गाड़ी लेके इधर जा रहे हैं। ठीक है? तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, आपको जहां जाना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी, मतलब वेग होगा, वो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि आप दिशा चेंज कर रहे हैं। ठीक है? अब शून्य कैसे होता है, शून्य को देखते हैं। वेग निकालने के लिए हम क्या ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, है ना? एक सर्कुलर रास्ते पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, जीरो होता है। वो जीरो कैसे होता है? मान लीजिए आप इस पॉइंट पे हैं, इस पॉइंट से आप चले और फिर दोबारा आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो इस स्थिति में आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब आप जहां से चले थे वहीं आ गए, तो उसके बीच तो कुछ दूरी रही नहीं। और जब उसके बीच की दूरी नहीं रही तो वो डिस्प्लेसमेंट आपको जीरो मिलेगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो मिलेगा तो इसको आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी जीरो आएगी। ठीक है? अगला पॉइंट है, चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो पहले देख लेते हैं अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त या निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उन राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है? ये तो अदिश राशियां। तो चाल कैसे अदिश राशि है? चाल इसलिए अदिश राशि है कि जब हम लोग दूरी ले रहे थे तो रास्ते की सिर्फ लंबाई ले रहे थे। हम किस दिशा में रास्ता गया, किधर मुड़ा गाड़ी, किधर नहीं, ये सब नहीं लेते हैं ना। सिर्फ रास्ते की लंबाई लेते हैं चाल निकालने के लिए, और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें चाल मिल जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि चाल जो होता है अदिश राशि होती है ना, इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम लोग पढ़े थे ना कि किसी भी दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल होती है, किसी भी दिशा में। तो कोई इसका एक स्पेसिफिक दिशा नहीं है, यानी निश्चित दिशा नहीं होती है चाल की, इसलिए ये एक अदिश राशि होती है ना? वहीं वेग में ऐसी राशियां जिन्हें निरूपित या व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण, है ना, और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो, तो उन राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब चाल में दिशा की कैसे आवश्यकता पड़ती है? जैसे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं ना। मान लीजिए कोई यहाँ से हम यहाँ एक प्रारंभिक बिंदु है यहाँ से, ठीक है, ए पॉइंट, और ये पॉइंट क्या होता है, बी पॉइंट। ये अंतिम बिंदु, मतलब यहाँ जाना है हमको, यहाँ से चलना है, यहाँ जाना है। तो हम मान लिया ऐसे गए,
तो ये तो रास्ते की लंबाई हो गई ना, ये वाली, ये रास्ते की लंबाई हो गई। लेकिन हमें वेग निकालना होता तो क्या होता, हम लोग डिस्प्लेसमेंट लेते थे। तो इसलिए इसमें क्या होता था ना, हमको एक निश्चित दिशा मिल जाता था कि हाँ, ये पॉइंट ए जहां से हम चले हैं और पॉइंट बी जहां हम गए हैं, ये पॉइंट ए से किस दिशा में है। ठीक है, किस दिशा में है, हमको एग्जैक्ट दिशा मिल जा रही थी ना, डायरेक्शन मिल जा रहा था। तो इसलिए जब वेग निकालते हैं ना, तो उसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यहाँ पे चाल के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि चाल क्या है, स्पीड क्या है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। लेकिन जब वही आप वेग निकालेंगे और वेग को बताएंगे ना, तो आपको दिशा मेंशन करना पड़ेगा कि वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड पूरब दिशा की ओर, ऐसे करना पड़ेगा। 5 मीटर प्रति सेकेंड पश्चिम दिशा की ओर, या कहीं दिशा निर्धारित नहीं होता है ना, तो ये वेक्टर होता है। ठीक है, इससे हम दिखाते हैं डायरेक्शन कि किस दिशा में है ना। अगला पॉइंट है कि किसी भी वस्तु की चाल उस वस्तु के वेग के बराबर या उससे अधिक हो सकता है। वहीं वेग में क्या है, किसी भी वस्तु का वेग उस वस्तु के चाल के बराबर या उससे कम हो सकता है। अब कैसे होगा ये, मान लीजिए कि उम, हमारी गाड़ी यहाँ पे है, एक पॉइंट पे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये। तो यहाँ से चली और सीधे रास्ते पकड़ के कहीं इधर उधर नहीं मुड़ी, यहाँ पे पहुंच गए। तो इस स्थिति में जो हमारी दूरी होगी और विस्थापन होगा, दोनों बराबर होगा। और टाइम तो जितना दूरी में लगा है जाने में, उतना ही दूरी विस्थापन में ही लगेगा। ठीक है, तो जब इस समय में हम वेग और चाल निकालेंगे ना, तो दोनों बराबर आएगा। तो पहली पॉइंट तो दोनों में आ गए। ठीक है, कि उस वस्तु के वेग के बराबर चाल उस वस्तु के वेग के बराबर होगी। तो यहाँ पे चाल और वेग दोनों बराबर होगा, दोनों पॉइंट। अब है कि अधिक और कम कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो हमेशा चाल अधिक होगी, वेग कम हो सकता है। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए कार हमारी इस पॉइंट पे है, ठीक है, और ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंची, और रास्ता क्या था, इस रास्ते से गई है, ऐसे ट्रेवल करके इस रास्ते से गई है। तो इस स्थिति में क्या होगी, दूरी हमेशा ना विस्थापन से अधिक होता है। विस्थापन क्या लेंगे, हम शुरू के जहां से किए हैं और अंत कहाँ किए हैं, उन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। भले से हम किसी भी रास्ते से जाएं, उससे नहीं मतलब है, हमको कम से कम दूरी चाहिए, वही विस्थापन होगा। तो जो विस्थापन होगा ना, वो दूरी से हमेशा कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, या तो बराबर आएगा या तो कम आएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एक बार, और तो इसको याद भी कर लीजिएगा। आई थिंक पीछे मैंने जो समझाया हो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये पॉइंट, सारे पॉइंट से जो हम लोग समझे हैं, वो एक जगह है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसे 9th में जो हाई स्कूल में है, उन बच्चों को फॉरवर्ड कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।